अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं तौकीर हुसैन। व्यूअर्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच के तीसरे पार्ट के साथ आपके सामने हूं और तीसरे पार्ट का नाम है दी वर्ब। व्यूअर्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये जो दी वर्ब है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की ग्रामर में सबसे ज्यादा जो ऑडिटीज है ना ग्रामर की, वो इस पार्ट ऑफ स्पीच में है। ऑडिटी कहते हैं ए पर्सन और थिंग दैट इज स्ट्रेंज और अनयूजुअल, यानी कि लैंग्वेज की जितनी अनयूजुअल चीजें हैं, गैर मामूली, जिनको के बंदा देख के परेशान होता है कि भाई अभी तो ऐसे था और अब ऐसे है, पहला रूल ऐसे था, दूसरा वैसे बदल गया, तीसरा फिर बदल गया, चौथा फिर बदल गया, पांचवा फिर बदल गया, तो ये क्या मसला है। अब व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको इस पार्ट ऑफ स्पीच को हमारे यहां पे इंस्टीट्यूशंस में कैसे हाईलाइट किया जाता है वो मैं आपको बताना बहुत जरूरी समझता हूं। ये जो वर्ब है ना, हमारे यहां पे ज्यादातर इंस्टीट्यूशंस में इस बेचारे वर्ब की शामत तब आती है जब बच्चों को टेंस करवाने होते हैं। हालांकि मैं आपको एक और ये बात बता दूं, अगर आप 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच की परसेंटेज निकालें तो वर्ब की कितने परसेंट इन्वॉल्वमेंट बनती है इसमें, वो आप खुद कैलकुलेट करके देख सकते हैं। और अगर आप पूरी ग्रामर के 5 सेक्शंस को पकड़ लें तो वर्ब की कितने परसेंट इसमें वो कह लें इन्वॉल्वमेंट है ग्रामर में, वो रह जाती है सामने। मगर हमारे यहां पे चूंकि हमने ग्रामर तो पढ़नी नहीं होती सारी, ठीक है कि नहीं, क्योंकि पूरी एब्सोल्यूट ग्रामर के बोर्ड में तो कोई पेपर ही नहीं बनना, ना बोर्ड में बनना है ना यूनिवर्सिटी में आगे जाके बनना है। बनना है तो किसके ऊपर बनना है, टेंस के ऊपर। तो जब टेंस करवाने की बारी आती है ना, तो ये बच्चों को वहां पे क्या बताएंगे, खास तौर पे 9th में ये स्टार्ट करते हैं इसको, या मे भी 8th में 7th में कर देते हूं कि बच्चों एक जुमला होता है, उसमें 3 चीजें होती हैं। पहली चीज को कहते हैं सब्जेक्ट, दूसरी चीज को कहते हैं वर्ब, और तीसरी चीज को कहते हैं ऑब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट होता है वो काम करने वाला होता है, और जो वर्ब होता है वो काम होता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर काम किया जाता है। लिहाजा ये याद रखना कि एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। ये मैंने 99% वर्ब का इंट्रो यहां के स्कूलों और एकेडमीज में देखा है, खुद अपनी आंखों से। अब मैं आता हूं आपके साथ वर्ब की रियलिटी शेयर करने के लिए की तरफ। इसकी डेफिनेशन क्या है। ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स
is an action such as eat, an event such as happen, or a state such as exist is called a verb. वर्ब वो वर्ड है जो किसी सेंटेंस में तीन चीजों को शो करता है। तीन चीजों को, पहली चीज है एक्शन। ईट का क्या मतलब होता है? खाना खाना, कोई चीज खाना, चाहे वो खाना खाएं या कुछ भी खाएं, तो एक एक्शन हो गया ना। स्लीप का क्या मतलब है? सोना, एक एक्शन है। वॉक का क्या मतलब है? चलना, एक एक्शन है। ये तो एक्शन हो गया। अब अगली बात है एन इवेंट सच एज हैपन। तो ये इवेंट कहां चला गया? और उसके बाद है स्टेट सच एज एग्जिस्ट। अगर वर्ब खाली एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर मैं ये लिखता हूं, अगर मुझे को पूछता है कि हु आर यू, तो मैं कहता हूं आई एम तौकीर। तो इसमें कौन सा मैंने एक्शन किया, मुझे बताएं। तो किया मैंने एक्शन, मैं तौकीर हूं। इसका एक्शन के साथ कहां ताल्लुक है? हां, अगर मुझे को पूछता है कि व्हाट आर यू डूइंग, तो मैं आगे से कहता हूं आई एम ईटिंग। तो फिर उसमें बात समझ आती है कि कोई एक्शन हो रहा है, को काम किया जा रहा है। अब जो वर्ब का वर्ड है ना, ये ज़हन में रख लीजिएगा कि किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब का वर्ड है वो ना हो तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस ही नहीं कहलाया जा सकता। क्योंकि अगर आप किसी को नेम करेंगे तो उसके बारे में कुछ ना कुछ तो बयान करेंगे ना, कि वो कुछ कर रहा है, उसके साथ कुछ हो रहा है, या वो कुछ है। तो ये है वर्ब की इंपॉर्टेंस, कि वर्ब तीन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। एक्शन, इवेंट और स्टेट। अब व्यूअर्स, एक बहुत हाई लेवल की इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। वो ये है कि इस रीजन की बदकिस्मती ये है कि यहां के लोगों को बिल्कुल शुरू से ही अंडरमाइन कर दिया जाता है, जैसे कि हम पैदाइशी तौर पे मेंटली रिटार्डेड हैं, या लंगड़े लूले हैं, या अनएबल टू डू डिफिकल्ट पीस ऑफ वर्क है। ये अनफॉर्चुनेट बात इस सब कॉन्टिनेंट में है, जिसमें कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों आते हैं। सबूत मैं इसका आपको ऐसे दूंगा कि ये मेरे सामने
फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर पड़ा है, और मैं आपको ये पहले बता चुका हूं कि ये वो इम्तिहान है जो कि डॉक्टर्स भी अटेम्प्ट करते हैं, इंजीनियर्स भी अटेम्प्ट करते हैं, और सिंपल आर्ट्स में मास्टर करने वाले भी अटेम्प्ट करते हैं, या कोई एमबीए करने वाले भी करते हैं। और एवरेज आप इसकी एज लगा लें कि अगर 21 साल में कोई आप मास्टर करते हैं ना, तो 2-3 साल इसकी सारी तैयारी करने में लग जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट होती है। 1200 नंबर का ये पेपर होता है, पूरा एग्जाम होता है, जिसमें कि 600 मार्क्स कंपलसरी के होते हैं और 603 इलेक्टिव पेपर्स के होते हैं। तो राउंड अबाउट अगर आप 25 साल की उम्र में इसको लगा लें, ठीक है कि नहीं, कि इसकी अटेम्प्ट बन जाती है, तो 25 साल की उम्र जो है ना, वो किसी स्टूडेंट की पीक स्टेज होती है, उसकी एजुकेशनल दौर की वो पीक स्टेज होती है। अब अगर उसने इस पीक स्टेज पे जाके किसी प्रोडक्ट की डिफिकल्ट क्या, नॉर्मल चीजों को नहीं समझना, तो अटेम्प्ट नहीं करना, तो कब करना है? मिसाल के तौर पे आप ये देखिए कि इसका पहला सवाल है, चूज द वर्ड दैट इज नियरली मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द कैपिटलाइज्ड वर्ड्स। नियरली मोस्ट सिमिलर, इसकी जगह यहां पे होना चाहिए था चूज द एग्जैक्ट सिनोनिम। यहां पे सिनोनिम नहीं लिखा, इसलिए कि पेपर अटेम्प्ट करने वालों को बड़ी प्रॉब्लम होगी, तकलीफ होगी कि यार ये सिनोनिम क्या होता है। तो क्या उसमें इतनी कबाहत है सिनोनिम में? A word which means the same or nearly the same as another in the same language is called a synonym. मिसाल के तौर पे happy and pleased are synonyms. क्या ये बच्चे क्या ये synonym नाम की प्रोडक्ट जिस वक्त अंग्रेज इंग्लैंड में अपने बच्चों को पढ़ाता है, जिस स्टेज पे पढ़ाता है, हमारे बच्चे उस स्टेज पे नहीं पढ़ सकते? वो तकलीफ होती है उनको। दूसरा सवाल, चूज द वर्ड दैट इज नियरली मोस्ट ऑपोजिट इन मीनिंग। यहां होना चाहिए एंटोनिम, कि एंटोनिम को चूज करें। ए वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग to another word is called an antonym. मिसाल के तौर पे old has two possible antonyms, young and new. क्या इसमें मुझे बता दें, इसमें कौन सा कोई फॉर्मूला है कि जो समझ से बाहर है इंसान की, जो कि 7वीं 8वीं के बच्चे की समझ से बालातर है? होमोनिम, a word having the same sound and perhaps the same spelling as another but differing in meaning is called an antonym. For example, can meaning be able and can meaning put something in a container are homonyms. ये ग्रामर की बुनियादी बातें हैं। प्रीफिक्स, सफिक्स, एफिक्स, फ्रेज, क्लॉज, कब सीखनी है मुझे बताएं? अगर ये 25-26 साल के बंदे को, जिसने के इस रिटन एग्जामिनेशन को क्लियर करने के बाद कल को एएसपी या असिस्टेंट कमिश्नर लेवल का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनना है, तो अगर उनको ये नहीं पता होना चाहिए तो किसको पता होना चाहिए, या कब करना है ये? मेरे ख्याल से ये ऐसे करना चाहिए कि जब किसी इंसान का जनाजा उठ जाए ना,
तो वो दफनाने के करीब हो ना, तो उस वक्त उस जनाजे के ऊपर उसको कहना चाहिए कि उठ भाई, कब्र में जाने से पहले ये सीख ले कि ये ग्रामर किसको कहते हैं, फ्रेज किसको कहते हैं, नाउन फ्रेज किसको कहते हैं, वर्ब किसको कहते हैं, आके बेटा सीख ले ताकि तेरे काम आएगी आगे जाके। खुदा का खौफ करें थोड़ा सा। अब एक और बात आपको बताता हूं, देखिए ये है बीए की बुक, ए न्यू एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश वर्स, पोइम्स की बुक। इसमें एक पोइम है, उसका नाम है पेट्रियट इनटू ट्रेटर, रॉबर्ट ब्राउनिंग की। ये बीए आपका वही इम्तिहान है जिसका आप पिछले कुछ 30 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देख लें तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि जो 95% बच्चे हैं ना, वो इंग्लिश में ही बस फेल हुए हैं। वो बीए करने से रह गए हैं अगर तो सिर्फ इंग्लिश की वजह से रह गए हैं, नहीं तो इतने बीए यहां पे होते कि हर बंदा बीए होता। अब आप ये देखें कि इसमें एक सवाल है, डिस्कस द पोएम एज ए ड्रामेटिक मोनोलॉग। दूसरा सवाल है, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दिस पोएम टू द पॉलिटिकल कंडीशंस प्रिवेलिंग इन द कंट्रीज ऑफ द थर्ड वर्ल्ड। और इसी से मिलता जुलता सवाल ये बीए के एक पेपर में भी आया है, 2011 का ये पेपर है, इसमें ये सवाल आया है कि ये है, देखें, अकॉर्डिंग टू द पोएट लॉसेस कैन नॉट ब्रिंग एनी डिजास्टर, डू यू अग्री। और ये पोइम का नाम है वन आर्ट। देखिए ना, इस लेवल पे पोइम्स जो हैं वो कोई सेंट्रल आइडिया देने के लिए शायर जो है वो बनाते थे। इंग्लिश पोट्री की मैं बात कर रहा हूं आपके साथ, जिसमें के रोमांस इंतहाई माइन्यूट है जॉन कीट्स का। वो इंग्लिश पोट्री जो है वो ये उर्दू पोट्री की तरह इश्क मशूकी की कामयाबी और नाकामी पे नहीं है सारी। तो आप ये देखें कि अगर आपने बच्चों को आदत डाली है कि जाओ बेटा बाजार से जाके लेकर आओ इंतहाई अब्रिज्ड की, जिसमें के किसी सवाल के जवाब में से मैक्सिमम उसकी सारा तोड़ मड़ोड़ करके सिर्फ मुश्किल से 1-1.5 लाइन का बस जवाब में ही उससे जान छूट जाए, वो वाली अब्रिज्ड की लेकर आओ और उसमें से लगाओ रटा। तो फिर आप लिखो किस टॉपिक पे, इस टॉपिक पे कि जो जिंदगी में नुकसानात होते हैं वो कोई इतनी बड़ी तबाही नहीं लाते, नुकसानात जिंदगी का हिस्सा है, ये चलता रहता है हिसाब का। तो कहां से किसी बच्चों, जब उसे स्कूल में ही आदत नहीं है, जिसको बोर्ड में एक एक लाइन का जवाब लिख के 2-2 नंबर लेने की आदत पड़ी हुई है, या हर बात में यस या नो लिख के 2-2 नंबर लेने की आदत पड़ी हुई है, उसने कहां से लिखनी है डिटेल इसकी। ये आपके सामने सारी हकीकत है। बाकी वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी एब्सोल्यूट डिटेल मैं आपके साथ जैसे जैसे आगे प्रोडक्ट्स बढ़ती जाएंगी वो मैं आपको, जब वर्ब की डिटेल्स में जाना होगा, ठीक है, तो फिर मैं आपके साथ उस वक्त इसकी डिटेल्स शेयर करूंगा। कोई बात ना समझ आई हो तो कमेंट कीजिए, मैं जवाब दूंगा। थैंक यू।